आज के इस वेबिनार में गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों का आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह आधारित इस टीचर ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम में मैं दयाशंकर ARP साइंस सरसों आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अभी तक आप सब लोगों ने बारी बारी से ये सुना मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका और साथ ही आधारशिला पर बुनियादी भाषा का विकास कैसे करें, इसके बारे में भाई ज्ञान सिंह जी ने सबको बताया। इसके बाद भाई भारत सिंह जी ने ये बताया कि हम गणित शिक्षण को किस प्रकार से करें कि प्रेरणा लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकें। तदुपरांत मैं आप लोगों के बीच ध्यानाकर्षण की चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। अगर आपको सीखना है 18 टीचिंग टेक्निक, अगर आपको सीखना है कि हम और हमारे विद्यार्थियों का ध्यान कैसे आकर्षित करना है, तो पढ़ना होगा ध्यानाकर्षण। हमारे प्राथमिक विद्यालयों में ये पाया जाता है कि जो बच्चा जिस कक्षा में है उसका अधिगम स्तर उसके कक्षा के अनुरूप नहीं होता। कक्षा 8 में है लेकिन कक्षा 7 की चीज़ें उसे नहीं आती, कक्षा 7 में है 6 की चीज़ें उसे नहीं आती। ऐसी दशा में मित्रों, जो हम लोग कहा करते हैं कि सीढ़ी के पहले पायदान पे नहीं चढ़ पा रहे हैं तो एकाएक चौथे पायदान पर कैसे चढ़ पाएंगे, यानी बच्चे को सीखने में अवरोध उत्पन्न होता है और ऐसे बच्चे पिछड़ते जाते हैं और ड्रॉप आउट की कैटेगरी में चले जाते हैं। साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल इन्हीं प्रकार के बच्चों जो पिछड़े हुए हैं उनको उनके लर्निंग लेवल को अपग्रेड करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने के लिए एक सुझाव प्रस्तुत करता है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने दीक्षा ऐप पर एक ट्रेनिंग ली थी जिसका नाम उपचारात्मक शिक्षण था। आपको याद आया होगा, उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग में हम लोगों ने समझ स्थापित की थी कि रेमेडियल टीचिंग के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डायग्नोसिस और दूसरा ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में हम पता करते हैं, ये मालूम करते हैं कि कौन सा बच्चा लर्निंग गैप से युक्त है, ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनका अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप नहीं है, इसका हम पता लगाते हैं। और वहीं दूसरा जो पहलू होता है ट्रीटमेंट, उसमें हम बच्चे को प्रभावी शिक्षण देते हैं ताकि वो बच्चा अपने लर्निंग लेवल से उठ करके शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सके। यही काम होता रहता है इसमें। साथियों, डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, यही काम चलते रहना है। शिक्षकों का ध्यानाकर्षण क्यों? हम सब शिक्षकों के मन में एक बात रहती है कि बच्चा जब बड़ा होगा तब सीखेगा, अभी छोटा है क्या सीखेगा। लेकिन साथियों, मनोवैज्ञानिक तथ्य, मनोवैज्ञानिक रिसर्चेज ये कहते हैं कि शैशवावस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है। अगर ऐसा है तो हमारी सोच, हमारा मानना सिरे से खारिज हो जाता है कि बच्चे बड़े होंगे तो सीखेंगे। ऐसी दशा में हमें अपने ध्यान को इस ओर आकर्षित करना है कि उस बच्चे के उसी अवस्था में, उसी आयु वर्ग में हमें पर्याप्त अवसर देना है ताकि वो
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुचारू रूप से रुचिपूर्वक भाग लेते हुए और आगे की ओर बढ़ सके। वहीं बच्चों का ध्यान आकर्षित करना क्यों जरूरी है? चाहे बच्चे की पारिवारिक समस्या हो, चाहे उसकी व्यक्तिगत ज्ञानेंद्रियों की कुछ कमजोरी हो, या फिर हम शिक्षकों का तिरस्कार रहा हो, किसी भी कारण से उस बच्चे का ध्यान कक्षा में नहीं लग पाया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वो प्रतिभाग नहीं कर पाया, इस वजह से पिछड़ गया, तो उसका भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। साथियों, मनोविज्ञान ये कहता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि सभी बच्चों में सीखने की अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। आवश्यकता है उन्हें पहचानने की और निखारने की। साथियों, ये हो सकता है कि कोई बच्चा आज सीख ले, लेकिन हो सकता है कि दूसरा बच्चा आज ना सीखे, वो कल सीखेगा। तो हमें प्रत्येक बच्चे को साथ लेके चलना है। या एक चीज़ ये भी हो सकता है कि किसी शिक्षण विधि से बच्चा आज सीख ले, लेकिन वही शिक्षण विधि से दूसरा बच्चा आज ना सीख पाए। तो हमें जो है बच्चे के हिसाब से, चूँकि बाल केंद्रित शिक्षा है, तो बाल केंद्रित शिक्षा के हिसाब से हमें बालकों के हिसाब से अपने शिक्षण विधि की चुनाव करने की ज़रूरत है। साथियों, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम वर्तमान वर्ष 2020-21 में कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के बच्चों के बीच क्रियान्वित किया जाना है, और हमारे विद्यालय खुलने के बाद प्रार्थना सभा जैसे ही संपन्न हो तो पहला कालांश हमारा ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में हिंदी और गणित विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है। बच्चे के बेसिक चीज़ को, उसके मौलिक प्लिंथ को, नींव को हमें मजबूत करना है, और उसे उसके अधिगम स्तर जो कक्षा के अनुरूप हो उसे मेंटेन करना है। इसमें 3 चरण हैं साथियों। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम में 3 चरण हैं, और ये जो 3 चरण हैं इनको हम ऐसे कह सकते हैं: बेस लाइन स्टेप, मिड लाइन स्टेप और एंड लाइन स्टेप। जो बेस लाइन स्टेप होता है उसमें हमें इनिशियल असेसमेंट करना है, एक आरंभिक परीक्षण करना है। मिड लाइन स्टेप में हमें प्रभावी शिक्षण देना है, और एंड लाइन स्टेप में प्रभावी शिक्षण जो हमारा 50 दिन का शिविर के रूप में संचालित होना है, उसके बाद एक अंतिम स्टेप है इसका, थर्ड स्टेप या एंड लाइन स्टेप, जिसमें हमें बच्चे का टेस्ट लेकर के अपने आप को और बच्चे के लिए फीडबैक लेना है कि हम कहाँ तक सफल हो पाए। आइए साथियों, इन पर हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर ये चरण क्या हैं और इनको हमें किस प्रकार से फॉलो अप करना है। तो पहला चरण, जिसे आरंभिक परीक्षण हम कह रहे हैं, बेस लाइन स्टेप जिसे कह रहे हैं, इसमें हमें एक टेस्ट पेपर बनाना है। क्या बनाना है साथियों? एक टेस्ट पेपर बनाना है। सारी चीज़ें आप नोट करते चलिएगा ताकि जो हमारा अंतिम सेशन प्रश्न प्रहर का हो उसमें आप सम्यक उत्तर दे सकें। टेस्ट पेपर ऐसे ही नहीं बनाना है, हमको एक बेहतर टेस्ट पेपर बनाना है, और जब बेहतर टेस्ट पेपर हम लोग बनाएंगे तो वो निश्चित रूप से हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। और अगर 2 शब्दों में कोई कहे कि अच्छा टेस्ट पेपर कौन होता है या एक अच्छा प्रश्न पत्र क्या है, क्या विशेषता होती है उसकी, तो अच्छा टेस्ट पेपर वही होता है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता हो। और हमारा उद्देश्य इस आरंभिक परीक्षण में ये रहता है, हमें पता करना है कक्षा कक्ष में कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो लर्निंग गैप से युक्त है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लूप्रिंट का विकास कर सकते हैं। आप बीएड की कक्षाओं में पढ़े होंगे सर, या बीटीसी की कक्षाओं में पढ़े होंगे कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। इसमें एक खाका बनाना होता है जिसमें
ये निर्धारित होता है कि कितने प्रश्न पत्र में संज्ञानात्मक प्रकार के होंगे, कितने बोधात्मक होंगे, कितने अनुप्रयोगात्मक, कितने मनोगत्यात्मक या फिर मानसिक तर्क वाले, कितने प्रकार के विविध प्रश्न हम किस प्रतिशत में और कितनी संख्या में रखें, इसकी एक रूपरेखा ब्लूप्रिंट कहलाती है। तो ब्लूप्रिंट हम बना करके और बाकायदे एक विधिवत प्रश्न पत्र बनाते हैं और जिसको कक्षा कक्ष में लागू करते हैं, तो पाते ये हैं कि हमारे बच्चे विभिन्न डाटा, विभिन्न आंकड़ों को जो है प्राप्त करते हैं। उनके स्कोर में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। मतलब ये कि कुछ बच्चे कम अंक पाते हैं और कुछ ज्यादा। तो उनके अंकों के हिसाब से, उनके प्राप्तांकों के हिसाब से हम उन सभी बच्चों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसे हम वर्गीकरण करना कह सकते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। लेकिन ध्यान रहे, हमको बी और सी ग्रेड वाले बच्चों को ये नहीं बताना है कि आप बी ग्रेड में हो या सी ग्रेड में। ऐसा इसलिए कि उनके मन में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है, ऐसा इसलिए कि उनके मन में हीन भावना आ सकती है। तो इस भावना से बचाने के लिए हमको उन्हें कदापि ये नहीं बताना है कि आप जो है बी ग्रेड के या सी ग्रेड के हो। बस हमें अपने दिमाग में इस चीज को रखना है, इसलिए कि हम जब उनके लर्निंग लेवल के अनुरूप काम देंगे, चाहे वो घर का काम हो यानी होमवर्क हो और चाहे क्लास का वर्क हो देंगे, तो वो निश्चित रूप से उस काम को जो है रुचि के साथ, तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग से उसे करेंगे। और जब पूरे मनोयोग से करेंगे तो निश्चित रूप से जो हम चाहते हैं, जो हमारा उद्देश्य है ध्यानाकर्षण का, कि बच्चा जिस लर्निंग लेवल पे है उसके लर्निंग लेवल को उठाना है, तो उस उद्देश्य में हम कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का जो दूसरा चरण होता है वो स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रभावी शिक्षण। साथियों, शिक्षण हम करते ही हैं, शिक्षण के लिए हमारा नाम है, शिक्षण के लिए समाज में हम जाने जाते हैं। शिक्षण ही हमारा व्यवसाय है और शिक्षण प्रायः हम करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षण नहीं बल्कि प्रभावी शिक्षण की बात की गई है। प्रभावी शिक्षण कैसे होगा? प्रभावी शिक्षण तब होगा जब हम अपने शिक्षण तकनीकियों में, अपने शिक्षण विधियों में एक धार दे चुके होंगे, एक अपने आप में विशेष स्किल का डेवलपमेंट इन दिनों कर चुके होंगे, तब हम बेहतर या प्रभावी शिक्षण कर पाएंगे। व्यवहार में हम देखते हैं कि कोई सर हैं, वो पढ़ाते हैं जब अपने कक्षा में, तो उनके कक्षा के सभी बच्चे उनके पढ़ाने के साथ इन्वॉल्व होते हैं, सभी अंतःक्रिया करते हैं, सभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाग ले रहे होते हैं। और वहीं हमारे कोई दूसरे शिक्षक हो सकते हैं जिनमें 4-6 बच्चे इन्वॉल्व हो, बाकी सब बैठे हों। तो जो पहले शिक्षक थे वो आइडियल शिक्षक या आदर्श शिक्षक की कैटेगरी में हैं और उनकी जो शिक्षण विधि है वो प्रभावी है और उनका जो शिक्षण है वो प्रभावी है। तो हमें प्रभावी शिक्षण करना है, हमें सभी बच्चों को अपने शिक्षण में प्रतिभाग करना है, कराना है। और इसके लिए हम एक बेहतर योजना का निर्माण करेंगे, जिसे हम लेसन प्लान बोलते हैं। और लेसन प्लान बनाना हम उस तरह से नहीं, मैं कह रहा हूँ सर कि आपको जिस प्रकार से बीएड में लेसन प्लान रिटन बनाए और उसको जो है 40 दिनों की प्रैक्टिस टीचिंग में आपने अप्लाई किया, उस तरह से नहीं। हमें कक्षा में प्रवेश करने से 5 मिनट पहले केवल सोचना है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। आप सब लोग विद्वान हैं, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके तब इस विभाग में आए हुए हैं। आपको क्या पढ़ाना है इसे बताने की जरूरत नहीं है, केवल ये बताना है। ये भी हम लगभग जानते हैं कि कैसे पढ़ाना है, लेकिन इसी पर थोड़ा सा हमें होमवर्क करना है कि क्या कैसे पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। जैसे ही हम इन 2 बिंदुओं पर बात कर चुके होंगे तो निश्चित रूप से हम प्रभावी शिक्षण की ओर आगे बढ़ चुके होंगे, उन्मुख हो चुके होंगे।
अब प्रभावी शिक्षण के दौरान जो हमारे कक्षा कक्ष में प्रेरणा तालिका टंगी होगी, उस प्रेरणा तालिका के एक लर्निंग आउटकम का सिलेक्शन करेंगे और उसी पर पूरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम पूरे घंटा रन कराएंगे कक्षा में। और जब लास्ट होगा कक्षा का, तो जो सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसके तहत एक जो आंकड़ा हो जाता है कि हमारा बच्चा हमारे लर्निंग आउटकम को, जो हमारा आज का उद्देश्य था, उसको प्राप्त कर पाया या नहीं कर पाया। तो उस आधार पर अगर कोई बच्चा लर्निंग आउटकम को अचीव कर ले पा रहा है तो प्रेरणा तालिका में उसके रोल नंबर के नीचे सही का टिक कर देना है। लेकिन अगर कोई बच्चा उस लर्निंग आउटकम को उस दिन संप्राप्ति नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हमें गुणे का निशान लगा देना है। गुणे का निशान लगाना वो नकारात्मकता या हीन भावना का द्योतक हो सकता है, इससे हमें बचना है। साथियों, ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम 50 दिन का चलना है और जूनियर के जो साथी हैं वो अक्सर कहते हैं अरे ये तो प्राइमरी की ट्रेनिंग है, प्राइमरी विद्यालयों के लिए, हमारे लिए नहीं है। बेसिकली जो ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है ये आप लोगों के लिए ही मीन्स कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निर्मित किया गया है, उनके लर्निंग लेवल को उठाने के लिए बनाया गया है। तो ये आपसे ही सीधे जुड़ा हुआ है। इसमें हमें 50 दिन का ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है शिविर के रूप में संचालित करना है और दिन ब दिन जैसे जैसे हम लर्निंग आउटकम को अचीव करते जाएंगे वैसे वैसे हम प्रेरणा तालिका में उस बच्चे के रोल नंबर के नीचे टिक का निशान लगाते जाएंगे। अब आता है तीसरा चरण जिसे एंड लाइन स्टेप मैंने कहा था, जिसमें हमें एक टेस्ट पेपर फिर से बनाना होगा और बच्चों का परीक्षण करना होगा, जिससे हमें फीडबैक मिलेगा कि हम अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाए हैं या फिर हमें आगे कितना जाना है। अगर हम 100% अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए, मतलब कि बच्चे के लर्निंग लेवल को उठा करके उसके कक्षा के अनुरूप हमने कर लिया है, तो हम बधाई के पात्र हैं, हमारी शिक्षण विधि अच्छी है, हम सराहना के पात्र हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया साथियों, तो फिर इस पूरे प्रक्रिया को फिर से रन कराना होगा, फिर से इस चक्र को दोहरान में लाना होगा और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट की प्रक्रिया फिर से चलेगी। मतलब फिर से पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप यानी बेसलाइन स्टेप। तो हम जाने जाएंगे इसी परीक्षण से कि कौन सी लर्निंग दक्षता को, कौन से लर्निंग आउटकम को हमने प्राप्त कर लिया है और कौन सा अभी बाकी है। उसके अनुसार हम फिर से पूरे सत्र इस ध्यानाकर्षण कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। साथियों, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग है वो जिले स्तर से, जहां जिले स्तर से बीएसए साहब करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रशिक्षण वो करेंगे, एसआरजी की टीम करेगी, वहीं पर हमारे ब्लॉक स्तर से आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी और एआरपी की टीमें भी करेंगी। तो इसे हमें वैसे ही नहीं छोड़ देना है, क्योंकि इसकी जो रूपरेखा है वो अलग से बना ली गई है मॉनिटरिंग की, तो इसलिए इस पर हमें पूरा का पूरा ध्यान एकाग्र करते हुए और इसको अपने विद्यालयों में संचालित कराना ही है। जैसे विद्यालय खुलेंगे, हमारे विद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थी आने लगेंगे, तो विद्यार्थियों के साथ जो पहला कालांश होगा विद्यालय में पठन पाठन में, पहला कालांश किसी के लिए समर्पित रहेगा। अब मैं जो दूसरा स्टेप है उस पर थोड़ा सा आपके साथ और कुछ मिनट चर्चा जरूर करूंगा। जो दूसरा स्टेप है वो है प्रभावी शिक्षण, और प्रभावी शिक्षण के लिए हमें कौन कौन से बातों को ध्यान देना है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए हमें अपने स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी कुशलताओं को, अपनी निपुणताओं को, अपने
उन पढ़ाने की विधियों को और बेहतर बनाना है, जिससे कि हम अच्छे शिक्षक के कैटेगरी में जाने जाएं। साथियों, ऐसा होता है कि जो सर या जो मैम बच्चों के साथ समय देते हैं और काम करते हैं, तो वे बच्चे घर जाते हैं और बताते हैं कि फला सर है, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। वहीं जो है कुछ ऐसे शिक्षकों की भी बात वे लोग करते हैं जिनकी बात कुछ ऐसे होती है कि फला सर है, वो कुर्सी में ही बैठे रहते हैं। तो जो पहला उदाहरण दिया मैंने, उस कैटेगरी में हमें जाना है और आज ये ठानना है कि हम इसी के लिए नामित हैं, इसी काम के लिए जाने जाते हैं और इसी के लिए हम पैसा सरकार से लेते हैं। तो हमें करना है। जिस दिन हम ऐसा सोच लेंगे, हमारी जो शिक्षण तकनीकी है ऑटोमेटिकली सर अच्छी हो जानी है। इसमें कोई मैं अलग से मंत्र नहीं बताऊंगा सर। बीएड के समय में हम लोगों ने बहुत सारी शिक्षण तकनीकियों के बारे में पढ़ा है, जैसे वार्तालाप विधि, जैसे व्याख्यान विधि तो हम नहीं यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए कि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो वार्तालाप विधि हो गई, प्रयोग प्रदर्शन विधि हो गई, आगमन निगमन विधि हो गई, या समूह चर्चा पर चर्चा विधि हो गई, प्रोजेक्ट विधि हो गई। बहुत सारी जो विधियां हैं हमारे इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में साथियों 18 टीचिंग टेक्निक का वर्णन किया गया है। इन 18 टीचिंग टेक्निक का हमें क्या करना है, पूरा का पूरा उपयोग करना है। और साथ में अगर हम कुछ बातें और ध्यान दे लें, जैसे हमारी जो कक्षा कक्ष हो वो संसाधनों से परिपूर्ण हो। संसाधन जो बेसिक टूल है जैसे कि व्हाइट बोर्ड, मार्कर, डस्टर, ये सब तो होने ही चाहिए। हम देखते ये हैं कि हमारे कक्षाओं में प्रायः एक घिसा पिटा बोर्ड होता है, कभी मार्कर नहीं है, कभी डस्टर नहीं है, तो उस दिन की पूरी योजना फेल हो जाती। तो ये बेसिक टूल तो होने ही चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारी प्रस्तावना हो वो रोचक हो। एक मेरा मित्र था, वो ये कहता था कि अगर हमारी इंट्रोडक्शन स्किल या प्रस्तावना कौशल बेहतरीन है तो हम अपने विशिष्ट उद्देश्य को उसी दिन प्राप्त कर सकते हैं, और 50% हमारी प्रस्तावना कौशल डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि हमारा जो है उद्देश्य प्राप्त होगा या नहीं। तो हमारा जो प्रस्तावना हो वो रोचक हो। टीएलएम का हम अधिक से अधिक उपयोग करें। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसका जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे हमारी जो शिक्षण तकनीकी होगी उतना ही बेटर होगी। चूँकि मनोवैज्ञानिक तथ्य है 70% बच्चे देखकर सीखते हैं, तो टीएलएम को देखकर जब सीखेंगे तो निश्चित रूप से जो सीखा हुआ ज्ञान होगा वो अस्थायी ज्ञान होगा और उनको सीखने में आसानी रहेगी, सरलता रहेगी, सुगमता से वो आसानी से जो है उन चीज़ों को सीख सकेंगे। बीच बीच हमें प्रश्न पूछते रहना है ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर डाइवर्ट ना होने पाए। सीखने के लिए बातचीत करना है। चूंकि एक सर पिछले सेशन में पूछे कि सर हम जब बच्चों से कुछ पूछते हैं तो डर जाते हैं, तो सीधा हमें प्रश्न नहीं पूछना है साथियों, हमें पहले उनके साथ डिजॉल्व होना है, उनके साथ घुलना मिलना है बातचीत करने के दौरान, फिर अपने कक्षा अपने विषय वस्तु पर इन चीज़ों के बाद में आना है। बच्चों को काम करने के लिए वर्कशीट देना है। वर्कशीट चाहे वो घर पर करें और चाहे वो स्कूल में करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट फॉलो अप हो सकेगा। तो शिक्षण तकनीकी हमारी या टीचिंग टेक्नोलॉजी जो हमारी है उसमें विशेषताएं क्या क्या हों, तो विशेषताएं ये हों कि सभी बच्चे शामिल हों उसमें। अगर कोई भी बच्चा सही से पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हमारी जो तकनीकी है वो सही नहीं, हमारी शिक्षण तकनीकी बेहतर नहीं। हमें सभी को शामिल करते हुए काम करना है, समूह में काम कराना है, जोड़ी में काम कराना है, परिवेशी संसाधनों का उपयोग करना है। ऐसा होता है कि टीएलएम के लिए हम मार्केट से रेडीमेड चीज़ें खरीद लाते हैं,
हमें कोशिश करना चाहिए कि हैंडमेड टीएलएम यूज करें। हैंडमेड टीएलएम से जहां आम के आम गुठलियों के दाम की बात होगी, वो कैसे हमारा पैसा भी बचेगा, और दूसरा ये कि हमारी जो क्रिएटिविटी होगी वो टीएलएम के माध्यम से बच्चों में जाएगी, तो बच्चों को भी क्रिएटिविटी प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। तो परिवेशी संसाधनों का उपयोग करके और अभ्यास के बार बार अवसर दे करके हम शैक्षिक भ्रमण की ओर, शैक्षिक भ्रमण का उपयोग करके अपने शिक्षण तकनीकी को बेहतर बना सकते हैं। कई विद्यालय ऐसे हैं जो हमारे प्राथमिक विद्यालयों की बात मैं कर रहा हूं, जूनियर विद्यालयों की बात कर रहा हूं, जो पिछले वर्ष अपने बच्चों को शैक्षिक टूर पर या शैक्षिक भ्रमण पर भी ले गए। ये सारी चीजें सर, ये सारी चीजें सराहना की बातें हैं, सराहना के बिंदु हैं। और साथियों, अगर जिले स्तर पर बात होती है तो जिले स्तर पर भी कुछ हमारे ब्लॉक सरसों के टीचरों की बात होती है। क्यों? क्योंकि वे नवाचारी हैं, इनोवेटिव हैं, नई नई चीज़ों का उपयोग करते हैं और अपने कार्य को लगन से करते हैं। उनका नाम होता है, उनका सम्मान होता है। तो उसी कैटेगरी में हमको भी जाने की ज़रूरत है, बाकी के और शिक्षकों को भी उसी कैटेगरी में पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने निश्चित कर दिया है कि 2022 तक कैसे भी करके जो ये प्रेरणा लक्ष्य है इनको हमें निर्धारित ही करना है, प्राप्त ही करना है। तो अगर इसे प्राप्त करने के लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा लक्ष्य भी नहीं है, इसे हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी ने ये कहा कि माह सितंबर 2021 में यानी चतुर्थ चरण में हम ब्लॉक सरसों को प्रेरित ब्लॉक या प्रेरक ब्लॉक घोषित करेंगे। तो हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि पूरे पिक्चर के हीरो हम ही हैं, सारा काम, सारा करना धरना सब शिक्षक को ही है। शिक्षक के बलबूते ही हम इन प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तो शिक्षकों को ये चाहिए, हम सबको ये चाहिए कि हमें तीसरे चरण में ही अपने विद्यालय को प्रेरक ब्लॉक की, प्रेरक विद्यालय की कैटेगरी में ला देना है। टीएलएम का हमें उपयोग क्यों करना है, इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब इन बातों पर मैं और बात करके अब आपका समय बेकार नहीं करूंगा। साथियों, हमें शिक्षण सूत्रों का उपयोग करना है, टीएलएम का उपयोग करना है, जितना से ज्यादा हो सके हमें अपने सभी बच्चों को जो पिछड़े हुए हैं उनको भी ध्यान देते हुए उन्हें आगे ले जाने का काम करना है। यही रेमेडियल टीचिंग है, यही उपचारात्मक शिक्षण है। और उपचारात्मक शिक्षण की ट्रेनिंग दीक्षा पर ऑलरेडी आप ले चुके हैं, इस पर आप बेहतर समझ विकसित कर चुके हैं, तो इस पे और कुछ विशेष बताने की जरूरत नहीं है। बस केवल हमें अंतःकरण से स्वप्रेरित होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम प्रेरित हो जाते हैं, देखिए प्रेरणा भी दो प्रकार की होती है, एक ठेल करके किसी को प्रेरित करना, और एक कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अंदर से प्रेरित होता है। तो अंदर से अगर प्रेरित हो जाएंगे तो वो सबसे बेहतर प्रेरणा है। और उस प्रेरणा को जागृत करते हुए, जैसा कि आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी ने शुरुआत में उद्बोधन में कहा ही था कि हम सबको अब जागृत होने का समय है, तो जागृत हो करके और जैसे विद्यालय खुले तो अपनी इन जो शैक्षिक संवर्धनाएं हैं, शैक्षिक गुण हैं। हेलो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? आप म्यूट हो जाइए। शंकर जी बीमेड से जुड़ी हुई है मैम, वो कुछ बात करना चाहती हैं आपसे। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत है मैडम जी का। और म्यूट हो गई है वो, तो आप आगे बढ़ाएं कार्यक्रम। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
हेलो, सीमैट यूपी 1 से जुड़ी हुई मैम कुछ कहना चाहती थी। स्वागत है उनका। सीमैट यूपी 1 आईडी से जुड़ी हुई मैम का स्वागत है। वो क्या कहना चाहती हैं, कहें। नहीं सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया था मेरा माइक। मैं सुन रही थी, जो है दयाशंकर जी की बातें सुन रही थी। नाना क्वेश्चन मॉड्यूल के बारे में बता रहे थे, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया और टेक्निक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। उसके साथ साथ उन्होंने मोटिवेशन का जो बोधन दिया टीचर्स को, बहुत सराहनीय है। और सर उम्मीद करते हैं कि आज अपना लास्ट बैच है, तो यस मैम। सभी खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की है। 15 दिन से आप लोग सब बहुत बधाई के पात्र हैं सर। 6-6 घंटा आप लोगों ने बिना कुछ खाए पिए लगातार अपने ब्लॉग को प्रेरक बनाने के लिए जो अथक प्रयास किया है, सर जरूर आपका ब्लॉग प्रेरक बनेगा, मेरी शुभकामनाएं हैं। और सभी प्रतिभागियों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस मेहनत और लगन से आपके आर्टिस्ट ने इतने अच्छे ढंग से सभी मॉड्यूलों के बारे में बताया, उसको आप उसी तरीके से आत्मसात करते हुए अपने स्कूल पर उसको पूरी तरह से लागू करिए और अपने स्कूल को प्रेरक बनाते हुए अपने जनपद को सीमैट से जुड़िए, सीमैट। योगदान दीजिए। थैंक यू सर। आप अपनी मेरी बात पूरी हो गई, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कहना चाहता हूँ दयाशंकर जी। जी सर। मैम दरअसल जो लास्ट सेशन हमारा 4 प्रतिभागी थे, अब वो सारे प्रतिभागी इस समय जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो क्या हमें दूसरी मीटिंग चलाना होगा? अब कंप्लीट हो गए ना, 7 हो गए ना? जी 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 हाँ तो ठीक है सर, 4 लोगों के लिए क्या चलाएंगे? जी जी धन्यवाद आपका, धन्यवाद मैम आपका। दयाशंकर सर कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैडम जी का आभार व्यक्त करते हुए मैं आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता हूं। तो साथियों, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो हमारे एआरपी और एसआरजी की टीम है वो किस प्रकार से आपका सपोर्ट कर सकती है। तो जैसे कि अभी नया टर्म है एआरपी और एसआरजी, तो अभी हमारे ब्लॉक सरसों में 3 एआरपी का सिलेक्शन हो गया है, 2 के बाकी हैं और वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इन लोगों से आप सभी शिक्षक साथियों को शैक्षिक सपोर्ट मिलने वाला है और जब शैक्षिक सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने वाली है। उसका हर संभव यत्न होगा, हर संभव प्रयास होगा कि वो समय रहते ही समस्या निदान में आ जाए और हम अपने पूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसमें जो एआरपी की टीम है और जनपद स्तर पर एसआरजी की टीम होती है, वो आप सभी शिक्षक साथियों के कंधे से कंधा मिला के जो है खड़ी है आप लोगों के साथ। उसका पूरे मन से, पूरे तन से, तन्मयता से सहयोग है, तन्मयता से जुड़ाव है। तो इन्हीं बातों के साथ कि एआरपी और एसआरजी से आपको लाभ मिलेगा और वास्तव में आप जो है निर्बाध रूप से अपने शिक्षा अधिगम को आगे बढ़ाते हुए और अपने विद्यालय को प्रेरक ब्लॉक, वहीं पर फिर ब्लॉक प्रेरक ब्लॉक बनाते हुए जनपद को प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए काम करेंगे। और साथ ही एक अपील कि जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है या फिर शिक्षण संग्रह है या आधारशिला, ये तीनों मॉड्यूल है जिसको हमारे स्कूल समग्र शिक्षा के महानिदेशक आदरणीय विजय कृष्णानंद जी बार बार कहते हैं कि गीता, बाइबल, कुरान है। तो इन शास्त्रों का, इन ग्रंथों का आपको अध्ययन करना है। ठीक उसी प्रकार जब मॉर्निंग में आप चाय लेते हो, टी लेते हो, तो एक तरफ आपके हाथ में मोबाइल हो तो दूसरे तरफ क्या हो, हाथ में चाय हो और मोबाइल में खुला हो ध्यानाकर्षण, खुला हो शिक्षण संग्रह, खुला हो आधारशिला। अगर आपको जानना है कि 18 शिक्षण तकनीकें क्या हैं तो फिर खुला होना चाहिए ध्यानाकर्षण। अगर जानना है आपको
कि ERAC क्या है तो खुला होना चाहिए आधारशिला। और अगर जानना है कि अपने पूरे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय को किस प्रकार से सजा संवार सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, तो इसके लिए खुला होना चाहिए शिक्षण संग्रह। और जैसे जैसे सर इसको आप पढ़ेंगे वैसे वैसे निश्चित रूप से जो गहराइयों में तथ्य हैं उसको आप खोज कर लाएंगे और हम लोग साथ भी भविष्य में साझा करेंगे। इस आशा और उद्देश्य, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को करूंगा खत्म और आमंत्रित करूंगा भाई शुक्ला जी को, जो आएंगे और आपको शिक्षण संग्रह मॉड्यूल पर बात करेंगे, समझाएंगे कि आखिर ये किस बेस पर निर्मित है, क्या क्या इसमें बताया गया है, इसमें क्या चीजें बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। तो आए आशुतोष शुक्ल सर, आपका स्वागत है। और साथियों, ये जो मैंने सेशन खत्म किया, इसमें जो प्रश्नोत्तर काल होगा उसके लिए आप लास्ट में अलर्ट रहेंगे, इस आशा के साथ।